20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें दिखाने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। जिस शख्स पर दनादन थप्पड़, चप्पल और घूंसे बरस रहे हैं वो एक कॉलेज के लेक्चरर हैं और अपनी दरियादिली की वजह से लुटेरों के हत्थे चढ़ गए हैं। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि ये वीडियो 5 जून का है। दरअसल पीड़ित लेक्चरर जो बड़ा गांव के गोमती कॉलेज में पढ़ाते हैं वो अपने गांव बंडावरा से बाइक से चिड़ावा आए थे। लौटते समय 2 लोगों ने उनसे लिफ्ट मांगी। लेक्चरर साहब ने दरियादिली में दोनों को लिफ्ट दे दी। उन्होंने सुनसान जगह देखकर बाइक रुकवा ली और फिर लेक्चरर की पिटाई शुरू कर दी। जी भर पीटने के बाद आरोपी उनसे 4,500 रुपए छीन ले गए। इस मारपीट का आरोपियों ने वीडियो भी बना लिया और फिर उसे वायरल भी कर दिया। लूटपाट की रिपोर्ट लिखाने और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी में से एक सरकारी कर्मचारी भी है। मोटरसाइकिल सवार से मारपीट कर रुपए छीनने बाबत मामला संज्ञान में आने पर सुल्ताना पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। आज देर शाम 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। वह रुपए की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। करौली के जिला चिकित्सालय से हंगामे की खबर आई है। जिला अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने यहां भर्ती मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया है और अपनी सुरक्षा के लिए काम छोड़कर प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि सुबह मेल वार्ड में तैनात कर्मचारी टॉयलेट गया था। इसी दौरान करसाई गांव से कुछ लोग एक मरीज को लेकर आए। उन्होंने जब मेल वार्ड में तैनात कर्मचारी को मौके पर नहीं देखा तो हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि कुछ ही देर में करसाई गांव से आए मरीज का इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसके परिजनों ने हंगामा जारी रखा और इसी दौरान कथित तौर पर उन्होंने नर्सिंग कर्मी और सफाई कर्मी के साथ मारपीट भी की। इस मारपीट से नाराज होकर अस्पताल के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया और गेट पर आकर अपनी सुरक्षा की मांग करने लगे। नर्सिंग कर्मियों की मांग पर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि नर्सिंग कर्मी पुलिस वालों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी गई थी वो भी अपनी जगह से गायब थे। अजमेर के दरगाह थाना इलाके से एक चौंकाने वाली खबर आई है। यहाँ एक गेस्ट हाउस से पुलिस ने 16 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो बाहर से यहाँ बिना RT-PCR के आए थे और एक गेस्ट हाउस में रह रहे थे। सोमवार की शाम मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने जब नफीस चिश्ती गेस्ट हाउस में दबिश दी तो केरल के 16 ऐसे लोग मिले जिनके पास से कोरोना संक्रमित नहीं होने की रिपोर्ट नहीं थी, जबकि नियम के मुताबिक केरल से आने वाले लोगों के लिए ये रिपोर्ट बेहद जरूरी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ना तो राज्य में इनकी एंट्री हो सकती है और न किसी गेस्ट हाउस का दरवाजा इनके लिए खुल सकता है। पुलिस ने इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर नफीस चिश्ती गेस्ट हाउस के संचालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही सभी 16 लोगों को कोविड सेंटर भेज दिया गया है। आपको ये बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन में सभी धार्मिक स्थल बंद हैं और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी पिछले 1.5 महीने से बंद है। मेरे द्वारा अचानक चेक किया गया तो रजिस्टर में 16 आदमियों की एंट्री मिली जो केरल राज्य से आए हुए थे, बिना RT-PCR टेस्ट के पाए गए, जिनको उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कोविड सेंटर रवाना कर रहा हूँ और जो विधि अनुसार जो कार्रवाई है गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ वो अमल में लाएगी। अलवर पुलिस की गिरफ्त में बैठा ये शख्स और इसके पीछे रखी शराब की ये पेटियां बहुत कुछ कहती हैं। अलवर पुलिस ने फिरोज खान को इस ट्रक में अवैध तरीके से 343 पेटी शराब ले जाते वक्त पकड़ा है। अलवर पुलिस का कहना है कि सोमवार की देर रात उन्हें सूचना मिली थी कि हरियाणा से गुजरात जा रही एक ट्रक में अवैध शराब लोड की गई है। इस सूचना पर बहरौल पुलिस ने गुत्ती फ्लाईओवर के पास नाकेबंदी कर जाँच शुरू कर दी। उसी दौरान इस ट्रक में भूसी के कट्टों के नीचे छुपाकर रखी गई शराब की 343 पेटियां मिली। पुलिस ने अवैध शराब समेत ट्रक को जब्त कर लिया है और इसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हरियाणा से ये शराब गुजरात ले जाई जा रही थी, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। बोरियों को खंगाल के देखा तो उसके नीचे शराब की पेटियां थी जो सारी की सारी हरियाणा निर्मित हैं, जो विभिन्न ब्रांड की हैं। कुल 343 पेटियां हैं। ड्राइवर गाड़ी में था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया और अनुमानित कीमत तो अभी 10 लाख के आसपास इसकी होनी चाहिए। बाड़मेर के बालातोरा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है।
इस वीडियो में पुलिस वाले सब्जी वाले से पैसे लेते नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इस वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है, इसे लेकर जो जानकारी मिली है वो हैरान कर देने वाली है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले सब्जी वाले से पैसे ले रहे हैं। ये वीडियो 4 जून का बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि बालातोरा के एसपी नितेश आर्य आरोपी उपाधीक्षक धनपुल मीणा और सब्जी वाले से पूछताछ भी कर चुके हैं। इस पूछताछ के दौरान आरोपी पुलिस वाले का कहना है कि उन्होंने सब्जी वाले का चालान काटा था और वो उसी के पैसे ले रहे थे। इसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया। सब्जी वाले ने भी चालान की बात कही है, लेकिन अभी इस वीडियो की सच्चाई को लेकर जाँच चल रही है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते ही अशोक गहलोत की सरकार एक्शन में दिख रही है और इसी एक्शन के तहत सोमवार देर रात कई जिलों के एसपी समेत कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। खास बात यह है कि सरकार ने जिन 15 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है, उनमें ज्यादातर विवादित और बड़े नाम हैं। तबादलों की लिस्ट में शराब तस्करी के मामले में विवादों में गिरे सिरोही जिले के एसपी हिम्मत अभिलाषा टांक भी हैं। ड्रग्स और माफियाओं को लेकर स्थानीय नेताओं से टकराव की वजह से विवादों में घिरी नागौर की एसपी श्वेता धनखड़ का भी तबादला कर दिया गया है। नौकरी में रहते हुए 2 शादियों के मामले में बर्खास्त किए गए तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी भी सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद पोस्टिंग पा गए हैं। हालांकि इन्हें अभी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस में लगाया गया है। राजस्थान सरकार ने नागौर, सिरोही के अलावा प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर और जयपुर में भी एसपी के तबादले किए हैं। माना जा रहा है कि आईपीएस अधिकारियों के तबादले की एक और लिस्ट जल्दी ही आ सकती है। पीएम मोदी ने सभी राज्यों को 18+ वालों के लिए कोरोना का मुफ्त टीका देने का ऐलान कर दिया है। उनके इस फैसले से अकेले राजस्थान के ही करीब 3000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। सोमवार शाम राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि अब राज्यों को वैक्सीन खरीदने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीदकर मांग और जरूरत के मुताबिक राज्यों को मुफ्त देगी। इसमें 18 से 44 वर्ष के लोग भी शामिल होंगे। ये व्यवस्था 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से शुरू होगी। केंद्र खुले बाजार से 75% वैक्सीन खरीदेगा, जबकि 25% वैक्सीन निजी अस्पताल खरीद सकेंगे। हालांकि निजी अस्पताल टीका लगवाने वालों से वैक्सीन की कीमत के ऊपर सिर्फ 150 रुपए का सर्विस चार्ज ही ले पाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2021 यानी दीपावली तक जारी रखा जाएगा। बता दें कि राजस्थान सरकार 18+ वालों को टीका लगवाने के लिए कोविशील्ड निर्माता कंपनी सीरम और कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को कुल 101 करोड़ रुपए 48,15,000 रुपए की वैक्सीन का ऑर्डर दे चुकी है। इसमें से अब तक 57.67 करोड़ रुपए में 17,87,000 टीके मिल चुके हैं। शेष बचे 42 करोड़ 33,65,110 रुपए के 12,66,000 टीके 9 जून और उसके बाद देने का वादा किया गया है। इसे लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार तो 21 जून के बाद फ्री वैक्सीनेशन का कह रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसे में कंपनियों से 42.33 करोड़ रुपए बकाया राशि की भी वैक्सीन मंगवाएंगे। पैसे वापस नहीं लेंगे ताकि 21 जून तक लगातार सघन टीकाकरण अभियान चल सके। राजस्थान सरकार ने सीरम को 76.58 करोड़ रुपए और बायोटेक को कुल 24.89 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। मरूधरा में अनलॉक का दूसरा फेज शुरू हो गया है। गृह विभाग ने सोमवार की शाम अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी थी, जिसके बाद से आप बाजार शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। साथ ही लॉकडाउन में भी 12 घंटे की छूट दी गई है, यानी अब डेली कर्फ्यू का समय बढ़ाकर दोपहर 12 बजे की जगह शाम 5 बजे कर दिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक निजी वाहनों से सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदेश भर में आने जाने की छूट दी गई है। साथ ही अब वीकेंड कर्फ्यू 2 दिन शनिवार और रविवार का ही होगा, जबकि सोमवार को भी बाजार खोलेंगे। प्रदेश में 10 मई से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। नई गाइडलाइन में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को चलाने और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की छूट के अलावा बाकी पुरानी पाबंदियां जारी रखी गई हैं। इसके अलावा नई गाइडलाइन में सुबह 5 से 8 बजे तक पब्लिक गार्डन में भी घूमने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि शादी समारोह पर 30 जून तक पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी, यानी केवल 11 लोग घर पर ही शादी में शामिल हो सकेंगे।
शादी में किसी तरह के समारोह, बारात, भोज की अनुमति नहीं होगी। बाजारों की बात करें तो ऐसे बाजार जहां केवल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और सेंट्रल एसी वाले नहीं हैं, उन्हें खोलने की अनुमति होगी। नॉन एसी कॉम्प्लेक्स में दुकानें एक फ्लोर छोड़कर खुलेंगी। निजी और सरकारी स्कूलों में 50% कर्मचारी आ सकेंगे, लेकिन स्टूडेंट के आने पर अब भी पाबंदी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए ने राजस्थान समेत देश के सभी टाइगर रिजर्व को टूरिज्म एक्टिविटी के लिए बंद करने का फैसला किया है। एनटीसीए ने सभी टाइगर रिजर्व को एक खत लिखा है, जिसमें अगले आदेश तक रिजर्व को बंद रखने और सभी टूरिज्म एक्टिविटी रोकने की बात कही है। दरअसल एनटीसी को ये कदम चेन्नई वेंडालूर चिड़ियाघर में एक शेरनी की कोरोना संक्रमण से संभावित मौत की वजह से उठाना पड़ा है। एनटीसीए ने इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि इंसानों से जानवरों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाना होगा। आपको बता दें कि वेंडालूर के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में संक्रमण से 9 साल की शेरनी नीला की 3 जून को शाम करीब 6:15 बजे मृत्यु हो गई थी। नीला सिम्टोमेटिक थी। इसके अलावा यहाँ 11 में से 9 शेरों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इससे पहले हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 शेर कोरोना पॉजिटिव आए थे और फिर जयपुर चिड़ियाघर के बब्बर शेर त्रिपुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके अलावा इसी चिड़ियाघर में एक सफेद बाघ और एक अन्य शेर को भी कोरोना संदिग्ध पाया गया था। ये तीनों शेर पिछले लंबे वक्त से जयपुर दिल्ली हाईवे पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित लॉयन सफारी में रह रहे हैं। इन दिनों चित्तौड़गढ़ में बहने वाली गंभीरी नदी की सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। नदी की तलहटी में जमे गाद को हटाया जा रहा है। साथ ही नदी में जहां जहां कचरा जमा है उसे ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से नदी से बाहर निकाला जा रहा है। नदी की ये सफाई मानसून की आहट को देखते हुए शुरू की गई है। दरअसल गंभीरी नदी में जमा गाद की वजह से जोरदार बारिश के समय नदी का पानी बाहर निकलकर शहर में घुसने लगता है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने नदी से गाद और कचरा हटाने का काम पहले ही शुरू कर दिया है, ताकि बारिश के वक्त पानी के बहाव और बाहर निकलने में कोई बाधा न आए। तो काफ़ी वर्षों से वहाँ पे सफाई नहीं हुई और बरसात के बाद में जो पानी भरा रहता है उसमें जो पुरानी गंदगी से उससे बहुत न्यूसेंस क्रिएट होता है, बहुत छलांग मारता है। तो इस बार प्रशासन के सहयोग से उसके जो पुराना जो मलबा जमा हुआ है उसकी सफाई की व्यवस्था की जा रही है। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। पुणे की मुलसीम एमआईडीसी इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 15 महिलाओं समेत 17 लोगों की मौत हो गई है। ये आग सोमवार की शाम करीब 5 बजे लगी थी। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में 37 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से 20 को सुरक्षित निकाल दिया गया, लेकिन 17 लोग आग की चपेट में आ गए। पुणे की इस केमिकल फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, लेकिन फैक्ट्री में लगी आग इतनी भीषण थी कि आग बुझाने के लिए फैक्ट्री के एक हिस्से को जेसीबी मशीन से गिराकर उसमें भरे धुएं को निकाला गया। फैक्ट्री में धुआं भरने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आई। बताया जा रहा है कि SBS नामक इस केमिकल फैक्ट्री में क्लोरीन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। फैक्ट्री से पुणे नगर निगम को क्लोरीन की सप्लाई भी की जाती थी। हादसे के बाद कंपनी का मालिक भी फरार है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार की ओर से डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां टायर से तेल निकालने वाली एक फैक्ट्री में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। बताया गया है कि तेल लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिससे फैक्ट्री का एक हिस्सा अचानक आग की लपटों में गिर गया। देखते ही देखते उसके आसपास धुएं का गुबार फैलने लगा। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने इस हादसे की जानकारी तुरंत प्रशासन को दी, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। 2 घंटे में आग पर काबू पा गया। वो कोई चोट से पेट नहीं है, कोई जनहानि नहीं है। फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग को फैलने से तो बचा लिया, लेकिन इसके बुझने तक फैक्ट्री को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है।
यहाँ प्रॉपर्टी के विवाद में दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। बताया गया है कि मारपीट के दौरान वहां फायरिंग भी हुई और दोनों पक्षों के लोगों को देखकर ऐसा लगा मानो वो एक दूसरे की जान लेकर ही रहेंगे। उनके बीच काफी देर तक मारपीट जारी रही। नौबत यहाँ तक आ गई कि उनमें कई लोगों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इतनी बेरहमी से उन्होंने एक दूसरे को पीटा कि दोनों पक्षों के कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। एक आदमी तो वहीं सड़क पर गिर गया, जिसे उसके एक साथी ने संभाला। बात करने इन्होंने हम पे हमला कर दिया, फायरिंग कर। जब बवाल हुआ वहां कुछ पुलिस वाले भी मौजूद दिखे जो इन लोगों को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे हालात में वहां पुलिस की पूरी टीम पहुंची, जो हंगामे में शामिल कुछ लोगों को अपने साथ थाने ले गई। घटना के लिए विवाद के लिए दोषी हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस हंगामे के दौरान वहां जो लोग जुटे वो सिर्फ तमाशबीन बनकर सब कुछ देखते रहे। बाद में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हरियाणा के हिसार से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ बीच बाजार में एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। खास बात यह है कि इस वारदात का खौफनाक वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस वीडियो में 3 लड़के सड़क पर गिरे एक लड़के को बुरी तरह से पीटते दिखे। उसकी अधमरी हालत के बावजूद आरोपी ने उस पर ईंटों और कुर्सियों से हमला करना जारी रखा। इससे पहले एक हमलावर ने उसे बीच सड़क पर दबोच लिया और फिर उस पर चाकू से वार करने लगा। कुछ देर में ही वो लड़का घायल होकर सड़क पर गिर गया। इसके बाद बदमाश के 2 और साथी वहां पहुंच गए और फिर तीनों ही उसकी जान लेने के पीछे पड़ गए। इस खौफनाक हमले को देखकर आसपास के लोग वहां से भाग खड़े हुए। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस वारदात के बाद इलाके की पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। कुछ सुराग मिले हैं उनके बारे में और रात को ही उनको अरेस्ट करेंगे। बताया गया है कि इससे पहले 31 मई को किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ था। लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिलते ही दिल्ली और मुंबई में सड़कों पर ट्रैफिक रेंगता हुआ दिखने लगा। दोनों ही शहरों को धीरे धीरे अनलॉक करने की योजना बनाई गई है, लेकिन अनलॉक के दूसरे चरण की शुरुआत में ही दिल्ली के आईटीओ पर ट्रैफिक जाम हो गया। लॉक शुरू हुआ तो सड़कों पर ट्रैफिक जैम की समस्या भी नजर आने लग गई है। इस वक्त आईटीओ पर हम लोग मौजूद हैं, जहां पर आपको गाड़ियों की भीड़ नजर आएगी। सड़कों पर ट्रैफिक जाम का अंदेशा सरकार को पहले से ही था, इसीलिए इस चरण में आधी क्षमता के साथ मेट्रो को चलाने का फैसला भी लिया गया है। दिल्ली में भीड़ केवल सड़कों पर ही नहीं, मंडियों में भी दिखने लगी। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लोग मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझ रहे। मास्क अभी भी मास्क लगाया ठीक से नहीं लगता, लूज हो जाता, उतर जाता नहीं। हालात मुंबई के भी कुछ अलग नहीं रहे। छूट मिलने की शुरुआत के साथ ही सड़कों पर भी ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी। लोग लापरवाही ना बरतें, इसके लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान भी सख्ती से चलाया। बिना वजह बाहर निकलकर घूमे ना, इसके लिए मुंबई पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया है। मुंबई में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई जो घरों से निकलने की ठोस वजह नहीं बता पाए। समुद्र के किनारे पेट्रोलिंग करने के लिए मुंबई पुलिस अब खास तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करेगी। ऑल टेरेन व्हीकल का मतलब है कि ये गाड़ी हर एक रास्ते पर चल सकती है, चाहे वो रेत हो या फिर कीचड़ हो या फिर दलदल हो या फिर जो नॉर्मल रोड होती है उस पर। ये ऑल टेरेन व्हीकल रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से मुंबई पुलिस को दिए गए हैं, जिसे पुलिस को सौंपने के लिए गिरगांव चौपाटी पर एक कार्यक्रम भी रखा गया था। इस कार्यक्रम में सीएम उद्धव ठाकरे ने ऑल टेरेन व्हीकल को हरी झंडी दिखाई और झंडी दिखाते ही मंच के सामने से गाड़ियां चलती हुई दिखने लगी। साथ ही बैंड की धुन भी बजती रही। रिलायंस फाउंडेशन ने ऐसी 10 गाड़ियां मुंबई पुलिस को दी हैं, ताकि समुद्र के किनारों पर पुलिस को गश्त करने में परेशानी न हो। लो गियर पे है। अच्छा, लो गियर पे कितने गियर है इसमें? इतने 2 ही गियर है, लो और हाई। अच्छा, लो में कितना स्पीड जाएगा? लो में भी इतना ही, लो में भी आपका 70-80 तक जाता है। और हाई में कितना स्पीड? हाई में 120 तक जाता है। मुंबई पुलिस को सौंपी गई ये गाड़ी बेहद हल्की है, लेकिन दौड़ने में बेजोड़ है। गाड़ी में केवल 2 गियर हैं, जो स्टीयरिंग के बिल्कुल पास दिए गए हैं। मुंबई पुलिस के जवानों को ये गाड़ियां चलाने के लिए खास ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। मुंबई में अलग अलग बीच पर अक्सर लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। खास तौर पर गणेश विसर्जन जैसे मौकों पर तो हुजूम बेकाबू होने लगता है, लेकिन इन गाड़ियों की मदद से पुलिस वाले पल भर में ही एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएंगे।
अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही जम्मू नगर निगम ने शहर को सैनिटाइज करने के लिए एक खास अभियान की शुरुआत कर दी। जम्मू में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद वहां बाजार खुल गए और पहले के मुकाबले सड़कों पर भीड़ भी बढ़ गई। इस भीड़ की वजह से महामारी के फिर पैर पसारने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में जम्मू नगर निगम ने शहर के हर इलाके में साफ सफाई रखने के लिए अपने कर्मचारियों की मदद ली। वहां के एक इलाके में जम्मू नगर निगम की कमिश्नर खुद पहुंची और कुछ अधिकारियों की मौजूदगी में सड़कों से लेकर दुकानों के शटर और उस इलाके के कोने कोने में केमिकल का छिड़काव किया गया। मार्केट्स खुल रहे हैं, काफी जो कई जगह गंदगी है उसको हम एक ड्राइव के तौर पर उसको साफ कर रहे हैं। जम्मू नगर निगम की इस पहल की तारीफ करने से लोग भी खुद को रोक नहीं पाए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लोगों को हमेशा स्वस्थ और स्वच्छ रखता है। इस अभियान के तहत कर्मचारियों ने सड़कों पर झाड़ू लगाई, खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से सड़क किनारे बनी नालियों की सफाई की और वो लोग जगह जगह फैले कचरे को समेटकर अपने साथ भी ले गए। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे तनातनी के बीच यरूशलेम में 23 साल की एक लड़की की गिरफ्तारी पर पुलिस स्टेशन ही जंग का मैदान बन गया। असल में पूर्वी यरूशलेम के एक छोटे से इलाके से शेख जर्राह में सालों से बसे फिलिस्तीनियों को खदेड़कर वहां इजराइल के लोगों को बसाने की कोशिश की जा रही है। इसी के विरोध में गिरफ्तार की गई लड़की वहां महीनों से हो रहे प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही है। ऐसे में जब प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही लड़की को पुलिस पकड़कर ले गई तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर ही धावा बोल दिया। सामने आई एक तस्वीर में एक प्रदर्शनकारी तो पुलिस वाले से हाथापाई करने के मूड में दिखा। बवाल बढ़ा तो इजराइल की पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को पस्त करने के लिए बाजुएं चढ़ा ली। पुलिस ने धुआं और तेज आवाज करने वाले इतने हथगोले फेंके कि वहां सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। ऊपर से हथगोलों के विस्फोट की कान फाड़ आवाज सुनकर तो पूरा इलाका ऐसा दहला जैसे वहां बम ब्लास्ट हुआ हो। जिस लड़की की गिरफ्तारी पर यरूशलेम में दिन दहाड़े बीच सड़क पर इतना उत्पात मचा, उसे तो छोड़ दिया गया, लेकिन इस घटना को कवर करने पहुंचे कुछ पत्रकार जख्मी हो गए। ब्राजील के मनाउस से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां अपने साथी के मारे जाने पर सड़क पर लूटपाट मचाने वाले एक गिरोह ने जबरदस्त हंगामा कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, इन लोगों ने एक गैस स्टेशन पर खड़ी एक बस को भी फूंक दिया। दमकल की टीम पानी की बौछार कर आग को बुझाने की कोशिश में लगी दिखी। बताया गया है कि इन लोगों ने वहां एक दो नहीं बल्कि 14 सरकारी बसों और पुलिस की 2 गाड़ियों को जला दिया। शहर की एक स्मारक के आसपास भी जले हुए टायर और कुछ मलबा बिखरा मिला। इतना ही नहीं, हंगामे के दौरान इस गैंग ने एक बैंक को भी नहीं छोड़ा, जिसकी तस्वीरें वहां हुई तोड़फोड़ और हिंसा की कहानी साफ बयां कर रही थी। इस हंगामे के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया और पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो से अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ लॉकडाउन और भीड़ जुटाने पर लगी पाबंदियों के बीच एक ग्रुप ने चलते फिरते ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम कर लोगों का मनोरंजन करने का बिल्कुल अलग तरीका अपनाया है। इसके लिए ये लोग अपने वाद्य यंत्रों के साथ एक खास ट्रक पर सवार हो गए और सड़क पर चलते डबल डेकर ट्रक की छत पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे। ये लोग संगीत के खूबसूरत तराने छेड़ते नजर आए। शहर के कई समंदर तटों से बगल से गुजरता ये ट्रक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। लोगों ने इस चलते फिरते ऑर्केस्ट्रा के लिए तालियां भी बजाईं, तो वहीं एक जोड़ा संगीत की धुन में खोकर धीमे धीमे झूमता भी नजर आया। आसपास की रिहायशी इमारतों में भी लोग आवाज सुनकर अपनी अपनी खिड़कियों से झांकते दिखे। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो इस अनोखे ऑर्केस्ट्रा को अपने मोबाइल कैमरे में भी रिकॉर्ड किया। इस तरह कई दिनों से थिएटर से दूर चल रहे ऑर्केस्ट्रा को लोगों के सामने परफॉर्म करने का अच्छा मौका मिल गया। तो इसके शौकीन लोगों ने भी ऑर्केस्ट्रा के इस अलग अंदाज का खूब आनंद उठाया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।